नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का प्रमुख वाहक बनने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में प्रवेश और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मेडिकल छात्रा से दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस से 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी। काबुल में हवाई हमले के बाद तालिबान के पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमले के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भीषण संघर्ष शुरू हुआ। और विशाखापत्तनम में महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार, निवेश और बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का प्रमुख वाहक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। कल नई दिल्ली में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आपने आजादी के बाद भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की 2 प्रमुख योजनाओं पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों योजनाएं आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तिकरण और कृषि नवाचार के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए बनाई गई है। देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि निर्यात लगभग 2 गुना हो गया है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 9 करोड़ मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। भारत में शहद उत्पादन 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में डबल हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। बीते 11 साल में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के साथ सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करके किसानों को राहत प्रदान की है। कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे, 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं। किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना नवाचार और समावेशी विकास के माध्यम से कृषि प्रधान भारत में बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और इन योजनाओं को जो प्रारंभ किया, उसके कारण आज 104% की वृद्धि के दर से मत्स्य पालन में अपना देश विश्व में दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक पुनर्गठन का अत्यधिक प्रभावशाली माध्यम है। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस संदर्भ में स्वदेशी के राष्ट्रीय अभियान में आप सबको सक्रिय भूमिका निभानी है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आप सबको भारतीय वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क एकत्र करने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस जैसे स्वायत्त संस्थाओं को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों में वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने के लिए यूपीआई अपनाने के लिए बल दिया है। ये कदम विधायी, नीतिगत और संस्थागत सुधारों के माध्यम से जीवन और स्कूली शिक्षा में आसानी को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत, खांच, खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस से 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की है और आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कल दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में पीड़िता से बातचीत की। उड़ीसा की रहने वाली मेडिकल छात्रा के साथ शुक्रवार शाम दुर्गापुर में कथित तौर पर 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। डॉक्टरों और विपक्षी दलों ने इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की है। भाजपा ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा आज सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की संभावना है। भाजपा जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता आज नई दिल्ली में सीट बंटवारे पर बैठक करेंगे। उधर विपक्षी महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर एनडीए में औपचारिक रूप से सीट बंटवारे की घोषणा नहीं होने से प्रथम चरण के चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर पाए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के गतिरोध को दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों ने भी अपने कई संभावित प्रत्याशियों को नामांकन के लिए तैयारी शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने अपने 32 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी की झूठी अफवाह के कारण भीड़ द्वारा पीट कर मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण का आश्वासन दिया है। कल शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने कहा कि वह सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आज यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग 1435 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन कर रहा है। सवेरे 9:30 बजे से शुरू होने वाली इस परीक्षा के लिए 3,26,387 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश को लाभान्वित कर रहा है। ये सुधार असम के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाएंगे। एक रिपोर्ट। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से असम के श्रमिकों, कारीगरों और किसानों को बड़ी राहत मिली है। असम की प्रसिद्ध चाय और इंस्टेंट टी पैक पर कर की दर घटाकर 5% करने से किसानों पर लागत का बोझ काफी कम हुआ है और राज्य के चाय निर्यात को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार मूंगा सिल्क, गामोसा, बिहू ढोल और असम की जापी जैसे समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
है, जिससे बुनकरों और कारीगरों, खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को लाभ मिला है। इसके अलावा जोहा चावल, बोका साउल, काजी नींबू और तेजपुर लीची जैसे कृषि उत्पादों पर अब 5% GST लगेगा, जिससे स्थानीय उत्पादकों के अंतर में सुधार होगा और वे उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनेंगे। संशोधित GST दरों का उद्देश्य असम के पारंपरिक उद्योगों, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा राज्य की सांस्कृतिक और कृषि विरासत का समर्थन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। दृष्टि के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत की यात्रा पर होंगी। वे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी। इसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। वे निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के संबंध में मुंबई में उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगी। ये यात्रा हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच हो रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी आज उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वे एक सप्ताह की भारत यात्रा पर हैं। इसके बाद वे नई दिल्ली में उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। श्री मुत्तकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी बैठक कर सकते हैं। इस दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के उपाय, मानवीय सहायता तथा अफगान छात्रों के लिए वीजा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कल रात पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर तालिबान के हमले के बाद से भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। इस सप्ताह काबुल में पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान की सैन्य चौकी पर हमला किया। अफगानिस्तान में हवाई हमलों के बाद तालिबान के सुरक्षा बलों ने सशस्त्र जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों पर हमले किए। उन्होंने दक्षिणी प्रांत हेलमंद में पाकिस्तान की 2 सीमा चौकियों पर कब्जा करने का भी दावा किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापत्तनम में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैच जीते हैं और 1 में उसे हार मिली है। प्रतियोगिता में कल कोलंबो में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज वेस्टइंडीज पहली पारी में कल की रन संख्या 4 विकेट पर 140 रन से आगे खेलेगा। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने अब तक 3 विकेट लिए हैं। इससे पहले भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पहली पारी घोषित की। कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाकर अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया। यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की पारी खेली। पहली पारी के आधार पर भारत को अभी 378 रन की बढ़त हासिल है। 20वीं दिल्ली हाफ मैराथन जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज सुबह दिल्ली हाफ मैराथन को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से रवाना किया। एशिया की इस प्रमुख दौड़ में 40,500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। आज आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, उड़ीसा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश होने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद फरहत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, चीन पर और 100% शुल्क लगाने का ऐलान, नवंबर से लागू होगा टैरिफ। ऑनलाइन ठगी का केंद्र बने राजस्थान, गुजरात के शहर मेवात, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर समेत कई इलाकों पर पुलिस की नजर, जनसत्ता की सुर्खी है। 83% बच्चों के मन मस्तिष्क पर स्मार्टफोन का कब्जा, परेशान माता पिता कर रहे हैं नित नए उपाय, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। वहीं हिंदुस्तान ने उत्तराखंड में मुश्किल बन रही पढ़ाई की राह से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पहाड़ों में जंगली जानवर रोक रहे स्कूली बच्चों की राह। वन विभाग ने राज्य भर में संवेदनशील गांवों में कराया था सर्वे, उठाए जा रहे एहतियाती कदम। पहाड़ों पर हिमपात से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में 2 फीट तक जमी बर्फ, रात का पारा 0 की ओर। रात में भी
सूर्य की रोशनी लाने की तैयारी में अमेरिका स्टार्टअप वैज्ञानिक बोले, ये चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश देगा। दैनिक भास्कर की खबर है। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का प्रमुख वाहक बनने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में प्रवेश और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मेडिकल छात्रा से दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस से 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी। काबुल में हवाई हमले के बाद तालिबान के पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमले के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भीषण संघर्ष शुरू हुआ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।